तो जज साहब ने जो फैसला दिया वो भी पूरी दुनिया में ना कोहराम मच गया कि ये क्या फैसला है। ये वो क्राइम सीन का बुनियादी घर था जहां 100 बच्चों को कत्ल किया गया। अब मैंने रोजाना की सतह पे एक बच्चा लाना और उसको अगले दिन कत्ल कर देना। अब यहां से ये वारदात कैसे करता था इसने खुद से बताया, अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इस हवाले से हमारी उन एडिटर खावर नईम हाशमी साहब से भी बात हुई। वो 100 बच्चों के इसने कपड़े भी रखे और उनके जूते भी रखे। ये चाह रहा था कि मुझे आलमी शोहरत मिले। जो मैंने शुरू में बताया ना, ये शोहरत का बहुत भूखा था। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूं कि जमील चिश्ती साहब उस वक्त क्राइम रिपोर्टर थे जंग के। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जावेद इकबाल ने एक नहीं 2 शादियां की थी। वहां इसने इब्तदा में एंटी करप्शन के नाम से एक मैगजीन बनाया कि ये जो कम उम्र बच्चे हैं ना उनको अपने पास बहुत रखता था। तो उसने कहा इससे पहले कि ये मेरे साथ ज्यादती करे मैं इसका खात्मा कर देता हूँ। जावेद इकबाल का बुनियादी तौर पे बचपन और जो नौजवानी है वो शादबाग के इलाके में गुजरी। और ये शादबाग के इलाके में जब रहता था इस दौरान ही इसके अंदर कुछ ऐसी आदत पैदा हुई कि जिसके बारे में आगे चल के इसकी जिंदगी में एक बड़ा जो बहरान आया। और उस बहरान के बाद ये एक ऐसी इसने हलचल मचा दी कि जिसकी वजह से आने वाली नस्लों में भी इसको याद रखा जाएगा एक ऐसे क्रिमिनल के तौर पे कि जिसने 100 बच्चे और ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र थे उनको कत्ल किया। और ये जो कहानी है कहाँ से शुरू होती है, हम वहां ही चलते हैं। ये शादबाग जो मेन रोड है ना, वहां इसने इब्तदा में एंटी करप्शन के नाम से एक मैगजीन बनाया। और इसने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे भी लिखा होता था ग्रीन कलर में कि एंटी करप्शन मैगजीन का वो एडिटर है। और इसमें कुछ आदत थी जो आगे चल के इसके तमाम जिंदगी पे जो हावी हुई। उनमें जो अहम चीजें थी वो ये थी कि ये शोहरत का बहुत ज्यादा भूखा था। और इसके अलावा इसको ये होता था कि पुलिस अफसरान, एसी, डीसी और जो सियासतदान है उनके साथ ये ताल्लुकात बनाता था। और इसके अलावा ये सबसे इसकी अहम बात ये थी कि ये जब नौजवानी में दाखिल हुआ ना तो दाखिल होते वक्त ही इसके देन में आ गया कि मैंने एक मुल्क में ना बड़ा सहाफ़ी बनना है। और सहाफ़ी बनने के लिए भी इसने खुद साख्ता ही वो एंटी करप्शन जो मैगजीन वो शुरू कर दिया। एक चीज बड़ी अहम थी कि इसको असला रखने का बड़ा शौक था। और इसके अलावा इसने कुछ सांप भी पाल रखे थे। और सबसे अहम चीज ये थी कि ये जो कम उम्र बच्चे हैं ना उनको अपने पास बहुत रखता था। और ये सारी चीजें मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको, क्योंकि इसने अपनी गिरफ्तारी रोजनामा जंग में दी थी। और रोजनामा जंग में मैं 2002 में जब आया तो क्राइम सेल का मुझे इंचार्ज बना दिया गया। तो रोजनामा जंग में एक लाइब्रेरी थी जहां इसका सारा स्टॉक मौजूद था। वो सारा स्टॉक अब मेरे जेरे इस्तेमाल आ गया था। वहां से मैंने इसकी ना बचपन से लेके नौजवानी और इस कत्ल की वारदात तक की जितनी तस्वीर थी वो मेरा ख्याल है सैकड़ों में तस्वीर थी, दर्जनों में नहीं थी। उनमें इसने बड़े बड़े जो सांप है वो दोनों हाथों में पकड़े हुए हैं, उनकी तरफ अपनी जबान निकाल के दिखा रहा है। इसने बड़ी बड़ी गनें पकड़ी हुई हैं, वो तस्वीर इसमें मौजूद हैं। और उस वक्त के जो साबिक गवर्नर है, गवर्नर जिलानी, उनके साथ इसकी तस्वीर थी जो इसने अपने घर के ड्राइंग रूम में बड़ी करा के लगाई हुई थी। वो तस्वीर भी हमारे पास थी। इसके अलावा बच्चों को अपने पास जो रखता था ना, उसके लिए इसने जो क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रखा था वो ये था कि ये बच्चों के उस वक्त वीडियो गेम जो होती थी नई नई, जो आपको याद होगा बड़ी बड़ी मशीनों वाली वीडियो गेम, उसकी इसने दुकान बनाई। फिर इसने क्या किया कि बच्चों के जो झूले होते हैं ना उसका एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री बनाई, वहां भी बच्चों को अपने गिरता। फिर इसने गाजियाबाद के इलाके में जो एक गेम होती थी जो बच्चे फुटबॉल खेलते थे हाथों के साथ, वो आगे राड लगा होता था, वो मशीन लगा के इसने उसके जरिए भी कम उम्र बच्चों को अपने पास इकट्ठा रखना। इसके क्राइम की जो इब्तदा है ना, हम वहां से शुरू करते हैं। इस पे जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आज मेरा हाल है बहुत कम लोगों को पता होगा, वो 1990 में दर्ज हो गया था। पकड़ा यानी ये गया था 1998 में। पूरी दुनिया में इसका नाम जो सामने आया था 1998 में था। लेकिन पहला मुकदमा एक बच्चे के साथ ज्यादती करने का 1990 में ही शाहबाग थाने में दर्ज हो गया था। और इस मुकदमे में बाद में इसके भाइयों ने उस वक्त मिन्नत तरला किया। तो जब सुलह सफाई की तरफ मामला आया तो उन्होंने कहा कि ये थाने में एक ऐसा स्टाम्प पेपर लिख कर दे कि ये शादबाग के इलाके में दोबारा नहीं आएगा। और इसने वो स्टाम्प पेपर लिख कर दिया, जिसकी वजह से ये शादबाग का इलाका छोड़ के इसने राना टाउन में एक और बड़ा घर लिया। और उसकी भी एक पूरी कहानी है
क्योंकि इसके वालिद जो थे वो ब्रांडथ रोड में उनकी दुकानें भी थी, तहखाना भी था। 93 में इसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो इसके हिस्से में कुछ तहखाने और एक दो दुकानें आई। इसने वो सारी दुकानें बेच के राना टाउन में एक नया घर लिया और वहां इसने रहना शुरू कर दिया, और वहां भी इसने कम उम्र बच्चों को अपने घर में जो है ना लाना शुरू कर दिया। यहाँ इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ जो थाना लोअर माल में 1993 में दर्ज हुआ। इसमें इस दफा इसने बड़ी मिन्नत तरला की और जो पुलिस के जराए हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने इसको छोड़ा नहीं और इसको जेल भेज दिया गया। इस दौरान इसने कुछ अरसा जो है ना जेल की हवा खाई, लेकिन ये अपनी आदत से, अपनी इन जो बुरी आदत थी उनको नहीं छोड़ रहा था। और ये जो सहाफी बनने वाला मामला था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि एंटी करप्शन का मैगजीन जब इसके खिलाफ 2 पर्चे दर्ज हो गए तो वो भी बंद हो गया। फिर जो इसने पुलिस अफसरान के साथ तस्वीर बनाई हुई थी उनका भी फायद खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि जहां जाता था इसके वो 2 मुकदमात का पता चल जाता था। इस दौरान इसने क्या किया कि इसने गाजियाबाद में ना एक घर लिया। घर लेके तो वहां इसने वही जो बडावा, जिसको बडावा फुटबॉल गेम कहते हैं, हाथ से खेलने वाली, वो लगाई। वहां इसने फिर से बच्चे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एक रोज किसी ने इसको फिर बच्चे के साथ देख लिया और इसके खिलाफ गाजियाबाद में जो है ना वो शिकायत दर्ज होना शुरू कर दी। तो ये अभी सिलसिला चल रहा था, तो इसने ये किया कि एक नौजवान बच्चा था जैसे 16-17 साल का, उस लड़के को ये वर्गला के लाया। अच्छा, ये वर्गलाने के बारे में इसने पूरे अपने इंटरव्यूज दिए। उस वक्त हम भी थे, दूसरे साफी भी थे। इसने बताया कि मैंने 2 बच्चे रखे हुए थे, तो वो मुख्तलिफ जगहों से जो बच्चे घरों से भागे हुए थे ना उनको वर्गला के लाते थे। तो ये बच्चा, ये जो 16-17 साल का लड़का और एक और उसके साथ लड़का था, इसके साथ ये मरी में गया और आजाद कश्मीर में उनको सहने कराता था। जब वापस आया तो उस बड़े लड़के को ना इसकी इंटेंशन का पता चल गया, तो उसने कहा इससे पहले कि ये मेरे साथ ज्यादती करे मैं इसका खात्मा कर देता हूं। तो उस लड़के ने, ये सोया हुआ था, तो रात के वक्त वो राड उठाए और इसके सर पे मारने शुरू कर दिए। और वो जो राड मारते मारते फिर इसकी टांगों पे मारे। इसकी एक टांग बिल्कुल जैसे अपाहज हो जाता है उस तरह हो गई और इसके सर पे इतनी चोटें लगी कि ये बेहोश हो गया। ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे। इस वाकया का एक पर्चा दर्ज हुआ जो 1998 में, उस पर्चे का मुकदमे का नंबर है 239/98, और इसमें वो 18 साल के लड़के, 17 साल के लड़के का भी जिक्र है कि वो जख्मी भी हुआ था। और इस वाकया के बाद ये बेहोश हो जाता है, इसको हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं। इसके भाई और बहनें तो पहले इससे मुतनफर थे, वो इसका साथ छोड़ जाते हैं। सिर्फ इसकी वालदा जो है ना वो इसका ध्यान रखती है। कई रोज तक ये बेहोश रहता है। बेहोशी के बाद जब इसको पहली दफा होश आता है, उसकी बकायदा इसने डायरी में नोट किया हुआ था कि 8 अक्टूबर 1998 को मुझे पहली बार होश आई। तो जब होश आई ना तो कहता है मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा सर मेरे साथ नहीं है और मेरी एक टांग भी मेरे साथ नहीं है। तो मेरी माँ ना सारा दिन रोती रहती थी और मैं बेड पे लेटा हुआ रोता रहता था। तो मैंने उस दिन ये फैसला किया कि एक घर से भागे हुए बच्चे ने मेरे साथ ये ज्यादती की है, तो अब मैं घर से भागे हर बच्चे से ये इसका बदला लूंगा। ये बैकग्राउंड बताने का ये मकसद ये है कि इससे ये मुलजम की कोई सच्चाई बयान नहीं होती। इससे कहने का मतलब ये है कि ये मुलजम ने ये सारी कहानी गढ़ी, लेकिन इस कहानी में क्योंकि 3 मुकदमात भी दर्ज हैं जो कि एक प्रूफ है इसके खिलाफ, वो हमने आपको बता दिए कि शादबाग में पर्चा हुआ, रावी रोड थाने में पर्चा हुआ, उसके बाद गाजियाबाद में इसकी तरफ से पर्चा कराया गया इसके भाइयों की तरफ से कि जी हमारे भाई को ऐसे एक नौजवान जो है ना शदीद जख्मी कर गया। लगता तो ऐसे ही था कि ये उन चोटों से बचेगा नहीं और हलाक हो जाएगा, लेकिन एक सख्त जान किस्म का यह शख्स था, इसलिए इसकी विल पावर ने इसका साथ दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव करना शुरू हो गया। जब रिवाइव करना शुरू हो गया तो इसने ये किया कि अब मैं बदला कैसे लूं। यहां हम एक और भी इसकी जिंदगी का पहलू है, हम उसका भी जिक्र करते चले। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जावेद इकबाल ने एक नहीं 2 शादियां की थी। इसकी जो पहली शादी हुई थी उससे इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उन दिनों में जब शादबाग वाला वाकया हुआ और दूसरा वाकया हुआ तो इसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर जो है ना वो मेरी तरफ ध्यान देने की बजाय बच्चों की तरफ ध्यान देता है, तो वो इसके साथ लड़ झगड़ के चली गई और उसने अलहदगी ले गई। काफी अर्सा ये अकेला रहा। फिर इसने
इसके घर वालों ने मजबूर करके इसकी दूसरी शादी की। जो दूसरी शादी उसमें से भी इसका एक बेटा है। वो बेटा जब पैदा हो उसके बाद इसकी दूसरी बीवी जो है वो भी इन बातों से मुतनफर हो गई, तो वो भी इसको छोड़ के चली गई। तो अब इसकी जिंदगी में पीछे कुछ रह नहीं गया था। दोनों बीवियां छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, और ये जो जिन नौजवानों के लिए अलहदा रहता था उन नौजवानों में से या उन बच्चों में से एक नौजवान ने इसको ऐसा जख्मी किया कि ये मौत के मुंह में चला गया। यहां से इसकी प्लानिंग शुरू होती है। और ये 98 का दौर था। इसने कहा कि मैंने एक डायरी ली और डायरी लेके मैंने फैसला किया कि मैं अब अपने से होने वाला ये वाकया जो है ना, इसका बदला इन सब घर से भागे हुए बच्चों को लूंगा। तो फिर इसके लिए इसने ये पॉइंट अहम इस्तेमाल किया कि इसने कहा कि सबसे पहले मैंने सोचा कि घर से भागे हुए बच्चे मुझे कहां मिलेंगे। तो जब इसने पूरे लाहौर का आइडिया लगाया तो उसको पता चला कि मीनार पाकिस्तान के करीब सबसे ज्यादा भागे हुए बच्चे आते हैं, वो या दाता साहब के पास ठहरते हैं या मीनार पाकिस्तान के करीब। इसने फिर मीनार पाकिस्तान के करीब एक घर ढूंढना शुरू कर दिया। जख्मी हालत में था, लंगड़ा के चलता था, बात भी जो लुकनत की तरह करता था। लेकिन इस दौरान इसकी वालदा रिक्शे में बैठ के इसके साथ गई तो किसी ने बताया कि रावी रोड का एक गली है जो बंद है, जिसको जो घर जो है ना बाद में बड़ा मारूफ हुआ था इस हवाले से। ये घर जो था 16B रावी रोड पर था, गली बंद थी, आखिरी घर था और 3 मरले का घर था। इसमें 3 ही कमरे थे और एक छोटा सा सेहन था। ये वो क्राइम सीन का बुनियादी घर था जहां 100 बच्चों को कत्ल किया गया। ये रावी रोड का जो घर था, ये बाद में जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि एक साबिक ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर छोड़ी हुई थी। उनमें से ये भी था। एक मुनीर नामी जो प्रॉपर्टी डीलर था, उससे इसका राब्ता हुआ। तो इसने कहा कि मुझे ऐसा घर चाहिए कि जो अलग थलग हो, जहां लोगों का आना जाना ना हो, मैं वहां पुरस्कून रहना चाहता हूं क्योंकि मैं माजूर शख्स हूं। तो वो बंदे ने समझा कि वाकई ये माजूर है। इसने कहा कि तंग ना हो, तो उसने एक गली के कोने में घर जो था वो इसको ढूंढ के दिया, 500 रुपया कमीशन दी। बाद में ये सारे सबूत मिले तहकीकात के दौरान। 2000 रुपये माहाना किराया पे वो घर लिया, उसमें इसने रहना शुरू कर दिया। थोड़ा अर्सा इसकी वालदा इसके साथ रही, लेकिन वालदा क्योंकि खुद बीमार रहती थी वो फिर छोड़ के चली गई। इसने अकेला रहना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी वालदा हर वक्त इसको देख के रोती रहती, जलती कुड़ती रहती कि मेरे बेटे का सारा जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो गया है। पहले इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए हैं और अब इसको माजूर कर दिया है, दोनों बीवियां छोड़ के चली गई हैं। तो ये कहता है इसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, वो सफात भी जो डायरी के ना वो भी जंग के उस में जो जहां हमारा हमने वहां मुआद रखा हुआ था उसमें इसकी डायरी की तस्वीर बनी हुई है, हर सफ़े की तस्वीर है कि इसने क्या क्या लिखा। उसमें यह भी इसने लिखा कि जब मेरी वालदा ज्यादा बीमार हो गई तो फिर मैंने सोचा, 20 जून 1999 का वाकया है कि जब इसने सबसे पहली दफा डायरी लिखी और डायरी में ये डेट डाली। उसके बाद इसने कहा कि 26 जुलाई 1999 को इसकी ना वालदा हलाक फौत हो गई। जब यानी जून में इसने लिखना शुरू किया, जुलाई में इसकी वालदा फौत हो गई ना, तो इसने कहा अब तो मेरी माँ भी फौत हो गई है, मैं अकेला रह गया हूं। तो इसने कहा मैंने अपना काम तेज कर दिया। पहले मैं 2-3 दिन में एक बच्चा कत्ल करता था, अब मैंने रोजाना की सतह पे एक बच्चा लाना और उसको अगले दिन कत्ल कर देना। तो मैंने उनकी तादाद बढ़ाने के लिए, तो जब ये पकड़ा गया तो हमने इससे सवाल किया कि आपने 100 बच्चे क्यों कत्ल किए, 50 भी कर सकते थे, 70 भी कर सकते थे। कहता है मैं क्योंकि खुद साफी रहा हुआ हूं और मैं पुलिस अफसरान से मिलता जुलता रहता था, तो मेरा यह ख्याल था कि 100 का एक ऐसा हिस्सा है कि ये पूरी दुनिया में थरथली मचा देगा। फिर इसने पूरा अपना तरीका वारदात लिखा हुआ है। उसने कहा कि 2 मैंने लड़के रखे हुए थे छोटी उम्र के, उनको मैं पैसे देता था, वो बाजार से वो जो होता है पापड़ नहीं होते वो बेचने के लिए लेके जाते थे, और वो सारा जो मीनार पाकिस्तान का एरिया वो ग्राउंड वाला वहां फिरते, दाता साहब के एरिया में फिरते। जो बच्चा उनको मगरिब के बाद लेटा हुआ नजर आता ना तो वो समझ जाते कि ये घर से भागा हुआ है, इसका कोई वालीवास नहीं। वो उसके पास जाते, उसको पापड़ फ्री में देते और फिर कहते खाना खाया है, वो कहता मैंने खाना सुबह से नहीं खाया। तो उसको कहते हमारा एक साथ में घर है, हमारे एक भाईजान है, वो तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और कपड़े भी देंगे। अब एक घर से भागा हुआ बच्चा, उसको ऐसा आसरा मिल जाए, खाना मिल जाए, उसको और क्या चाहिए, वो बच्चा इनके साथ चला जाता था। अब यहां से ये वारदात कैसे करता था इसने खुद से बताया, अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है। उसने कहा कि अगर बच्चे ने शलवार कमीज पहनी होती थी तो मैं फौरी तौर पे बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाता था, फिर उसको बाजार लेके जाता था,
बल्कि कई तो इसने सूट ला के पहले से रख लिए हुए थे, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चों के, जिसके साइज का नहीं होता था उसको बाहर लेके जाता था, उसके साइज के कपड़े और जूते लेता था। ये इसने कहा मैंने हर बच्चे का किया है। साइज के जूते और कपड़े लेने का मकसद क्या था? कहता मैं डायरी पे लिखता था कि बच्चे ने अपना नाम बताया, अफजल, वल्द खालिद, सकना कहाँ का रहने वाला है, वो कहता था गुजरांवाला के फलां महल्ले में, उसका पूरा एड्रेस, वालदा का नाम पूछता था, फिर वालदा का नाम लिख के फिर पूछता था कितने बहन भाई हो, वो लिखता था। फिर लिखता था कि इसने आज नीले कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी और पाँव में इसकी कैंची चप्पल थी। वो लिख के ये दोनों चीजें उससे उतरवा के उसको नए कपड़े देता था। वो बच्चा नए कपड़े पहन लेता था, नया जूता पहन लेता था, उसको खाना खिलाता था। वो अच्छा खासा खाना खा के उसको पहली दफा एक भरपूर नींद आती थी, बच्चा सो जाता था। ये बकायदा उसके कपड़ों पे और जूतों पे टैग लगाता था। फिर इसने बोरियां अलग अलग रखी हुई थी, वो भी पकड़ी गई। एक बोरी में इसने कपड़े रखे होते थे, उसमें टैग लगा होता था ये बच्चा 33वां, डायरी पे भी 33वां नंबर लिखा होता था, डायरी पे उसके सारे बायोडाटा लिखा होता था। फिर 34 नंबर बच्चा, फिर 35 नंबर बच्चा। इसने पूरी एक डायरी जो है मेंटेन की और 100 बच्चों के इसने कपड़े भी रखे और उनके जूते भी रखे, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ना वो सामने आया। और इसने खुद लिखा हुआ है कि आखिरी कत्ल मैंने 13 नवंबर 1999 में 99 में यानी कत्ल किया था। वो डायरी में लिख के उसने कहा यहाँ मैंने नीचे लाइन लगा दी थी कि आज मेरे 100 बच्चे पूरे हो गए हैं। अब मैंने कहा कि नवंबर आ गया तो मैं अपने इस वाकया को मैंने हाईलाइट भी करा। कहते मैं अपनी जिंदगी से तो आवाजार हो चुका था, इसलिए मैं चाह रहा था कि अब ये मेरा ना आए जब वाकया तो सबको पता चले। तो कहते मैंने लाहौर के DIG को खत लिख दिया, साथ में कुछ 40-50 बच्चों की तस्वीर बनाई, छोटी सी वो समझ ले सिंगल कॉलम लेवल की, तो ये तस्वीर भेज दी। और DIG ने उसका सीरियस ना लिया। एक DSP होते थे उस वक्त तारक कंबो, उनको भेजा गया कि जाओ तुम ये रावी रोड वाला घर चेक करके आओ। वो जब गए, क्योंकि बच्चों की लाशें नहीं थी, कपड़े जो इसने पीछे छुपाए हुए थे, तो वो गए तो इसको मिलकर कहते हैं यार सर ये तो कोई पागल सा है, हम इससे बात करते हैं, बेरबत सी बात करता है, आगे वाली बात पीछे बताता है, तो इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, तो हमें लगता है ये पागलपन में कह रहा है। तो पुलिस ने ना केस को वहीं ठप कर दिया। जब इसने देखा कि पुलिस ने तो कोई इस पे एक्शन ही नहीं लिया, ये चाह रहा था कि मुझे आलमी शोहरत मिले, जो मैंने शुरू में बताया ना, ये शोहरत का बहुत भूखा था। तो इसने कहा मैं मरते वक्त भी शोहरत लूंगा। अब यहां तक जब वाकया हुआ ना तो कुछ पता ना चला, तो इसने फिर जंग अखबार डेवस रोड के एड्रेस पे एक और खत लिखा एडिटर के नाम, और उसमें इसने तकरीबन 60-70 से ज्यादा जो तस्वीर है ना वो भी डाल दिया। एक काफी बड़ा खत मिला। अच्छा, इस हवाले से हमारी उन एडिटर खावर नईम हाशमी साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब ये खत मेरे पास आया तो मैंने अपनी टेबल पर, मुझे जो स्टार उस वक्त स्टार जट होता था, क्योंकि हम भी 12-13 साल जंग में रहे हैं, वो स्टार जट के साथ हमारी भी बड़ी मोहब्बत होती थी। तो स्टार जट जो है ना, वो जो पियन था ना, उसने वो ला के खातिन के सामने रखा। कहते जैसे मैंने खत फाड़ा ना तो इसमें से एकदम तस्वीरें उछल कर दाएं बाएं गिर गई। तो मैं हैरान हो गया कि पूरी टेबल पे, जमीन पे तस्वीर ही तस्वीर है बच्चों की। मैंने सारी समेट के ऊपर रखी। मैंने कहा ये क्या मामला है? जब खत पढ़ा तो इसने लिखा हुआ था कि जी ये 100 बच्चे मैंने कत्ल कर दिए हैं, ये मेरा नंबर है। कहता है मैंने उनको फोन किया, इसको फोन किया, तो मैंने कहा तुम जंग अखबार आ सकते हो। तो फिर वो सीन आया जो बाद में BBC और पूरे तमाम दुनिया में देखा, कि जिसमें बताया गया कि ये 8-10 केले लेके तो पैदल ही डेवस रोड की तरफ चल रहा था। और इसकी CC फुटेज भी आई कि ये लंगड़ाते हुए चल रहा था, डेवस रोड में जंग के इस्तकबालिया पे पहुंचा। और फिर आगे की कहानी सबको पता है कि ये जब जंग में आ गया, इसकी खबरें शाया हुई, तो फौरी तौर पे पुलिस वहां आ गई और डेवस रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। तो उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो लाहौर के हेड थे, उन्होंने फिर खावर नईम हाशमी साहब से रब्ता किया। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूं कि जमीर चिश्ती साहब उस वक्त क्राइम रिपोर्टर थे जंग के, तो इन्होंने फिर इसके घर भी गए, उन्होंने मजीद तहकीकात की। तो खावर नईम हाशमी और जमीर चिश्ती उस वक्त जो है ना दोनों वो इसके साथ साथ रहे और इसको मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया। वहां से भी इसकी तहकीकात हुई, वहीं ये सारी डायरी इसने रखी और ये डायरी में सारी चीजें निकाली गई। फिर बच्चों के घर वालों से रब्ता किया गया। हम खुद उस वक्त मौजूद थे, तो बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के वालिदैन का ये कहना था कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमारा बच्चा उस दिन यही शलवार की पहन के गया था, नहीं यही निकर शर्ट पहन के गया था, यही पैंट शर्ट पहनी हुई थी, यही जूता पहना हुआ था जब गायब हुआ, और अभी तक वो हमें नहीं मिला। इससे ये तो साबित होता था कि एक दो नहीं दर्जनों बच्चे जो है ना
वो घर से गायब हुए और उनकी आज तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। वो डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसने तरीका का ये रखा था, इसने 2 ड्रम रखे हुए थे, उसमें ये गंधक का तेजाब रखा था। जिस बच्चे को ये मारता था, जिससे मारता था, वो भी एक संगल था, जो लोहे का नहीं होता जैसे, वो संगल सा बनाया हुआ था इसने। ये कहता है कि उससे के साथ मैं रात को सोते में उसके गले को दबाता था, बच्चा हलाक हो जाता था, फिर उसके कपड़े उतार के तो मैं उस ड्रम में डाल देता था। अगले दिन तक वो सारा उसका जो जिस्म पिघल जाता था तो मैं गटर में बहा देता था। तो इस तरह इसने 1 2 नहीं 100 के करीब बच्चों को किया। और बाद में आने वाले हालात ने ये बताया कि वाकई अगर 100 के 100 नहीं तो दर्जनों की तादाद में ऐसे बच्चे थे जो आज तक 2025 आ गया, आज तक वो बच्चे जो है ना वो अपने घरों को वापस नहीं पहुंचे और उनका रिकॉर्ड जो है ना इससे मिला। अब मामला शुरू हो गया मिलिट्री इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन का। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की तो लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने इसका रिमांड लेने के बाद इसको जेल में भिजवा दिया। इसको कोर्ट लखपत जेल भिजवाएगा। इसका ट्रायल चला, देखें ये 99 में पकड़ा गया, इसका ट्रायल चलते चलते 2001 आ गया। और मैं यहाँ यही बताता चलूं कि जो इसका मुकदमा दर्ज किया था उस SHO का नाम है आशिक मार्थ, और उन्होंने ये 302, 201 और 377 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज किया। और इसके अलावा जो साबिक SP मसूद अजीज थे उन्होंने इसकी पूरी तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद चलान मुरतब किया गया और ये सारा कोई पेश। अब ये जब सारा वाकया हो गया तो इसके साथ 2 लड़के और मौजूद थे जो इसके कंट्रीब्यूटर थे या इसके साथ इसको हेल्प करते थे। उनमें एक लड़का था 17 साल का साजिद और दूसरा लड़का था 12 साल का नदीम। अब इन दोनों लड़कों से तफ्तीश करने के बाद पता लगा जो नदीम है ना 12 साल का, उसके साथ भी ये ज्यादती कर चुका था, लेकिन जो 17 साल का साजिद था ना अब वो इसका राइट हैंड बन गया था। और पुलिस का कहना है, क्योंकि ये कहीं साबित नहीं हुआ ना उसने साजिद ने कभी बयान दिया, पुलिस का ये कहना है कि ये साजिद भी जो है ना इसके साथ मिलके छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करता रहा। तो जब ये वाकया सारा हो गया तो इसका केस जो है ना वो जज साहब हैं जी अल्लाह बख्श रांझा साहब, उनकी अदालत में सुना गया। तो जज साहब ने जो फैसला दिया वो भी पूरी दुनिया में ना कोहराम मच गया कि ये क्या फैसला है। फैसला उन्होंने ये दिया क्योंकि इसने मीनारे पाकिस्तान के करीब ही सारे कत्ल किए हैं, तो इसको मीनारे पाकिस्तान ले जाया जाए, इसको पहले 100 बार फांसी दी जाए, फिर इसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और उसके बाद जो है वो टुकड़े हैं ना वो चरिंद परिंद को डाल दिए जाएं। अब इस फैसले पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकना था, तो लिहाजा उसकी अपील चली गई हाई कोर्ट में और इसको वापस भेज दिया गया। अब पुलिस के लिए, जेल के लिए, जेल हुकाम के लिए और इसके अलावा अदलिया के लिए भी एक बहरान सा पैदा हो गया। ये जहां जाता था पूरा मीडिया इसके पीछे। तो जब ये इसके वाक्य को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और जब वो 100 बच्चों के वालिदैन ने रोजाना की सतह पे शोर और गोगा मचाना शुरू किया और एक कोहराम मच गया पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम बजने लगा, तो अंदर खाते ये फैसला किया गया कि इसका अंजाम अब करीब ही लाया जाए, क्योंकि अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर तो अमल दरामद नहीं हो सकता। तो फिर अंदर बैठ के आला हुकाम के फैसले के मुताबिक इन दोनों के गले में फंदे डाले गए और जेल की सलाहों के पीछे ही कहा गया कि 17 साल जो साजिद है और ये जो जवेद इकबाल है दोनों ने खुदकुशी कर ली है। और इस तरह ये जवेद इकबाल जो है ना अपने अंजाम को पहुंचा। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि जवेद इकबाल जो है ना ये 1961 में पैदा हुआ था, 2001 में इसका ये खात्मा हुआ और इसने इस्लामिया कॉलेज से 1976 में FA किया था, यानी ये अनपढ़ नहीं था, इसने FA कर रखा था। ग्रेजुएशन के लिए अभी इसने एजुकेशन शुरू ही की थी जो बाद में छोड़ के इस तरफ आ गया। तो इसका एक निक नेम था जो इसके महल्लेदारों से हमें पता लगा, वो कहते कि इसको ना बचपन से कुकड़ी कहते थे क्योंकि ये कुकड़ी चोर के नाम से बड़ा मशहूर था। तो बचपन में ना महल्लेदारों की कुकड़ियां उठानी और पका के खा जाता था, तो इसलिए इसको बहुत सारे जो पुराने लोग हैं कुकड़ी या कुकड़ी चोर के नाम से भी याद करते हैं। तो इस तरह ये जो जवेद इकबाल का खात्मा हुआ ना, कुछ हमारी अफसरान से बातचीत भी बाद में हुई तो उन्होंने बताया कि इसको मारने का फैसला इसलिए किया गया कि ये जो है ना मजीद इसके वजह से बहुत सारा बहरान पैदा हो रहे थे। और इसको जहां मारा गया वो जेल की जो बताया गया जी कि इसने बाहर से जो रोशनदान था उसके साथ जो वो अपने ऊपर लेने वाली चादर है वही गले में लटकाई, तो वो इतनी हाइट नहीं थी कि जिससे साबित होता है ये खुदकुशी है, लिहाजा वो तो एक सीधा मामला कि इसको हलाक किया गया और यही फैसला किया गया कि जिसने 100 बच्चे
मारे हैं, इसका अंजाम यही होना चाहिए। तो यहाँ जावेद इकबाल का खात्मा हो गया। खात्मे के बाद भी हमने इसके ना केस को फॉलो अप के तौर पर जारी रखा। तो इसको ना इसकी लाश लेने कोई नहीं आ रहा था, तो इसको फिर कोट लखपत के करीब ही दफन कर दिया गया। एक रोज में पता चला कि कोट लखपत में मंगल के रोज, जुमेरात या जुम्मा नहीं, मंगल के रोज जावेद इकबाल की जहां कब्र थी ना, वहां इर्द गिर्द ईंटें लगा के तो उसके ऊपर कुछ कैदी जो है ना वो मोमबत्तियां जलाते हैं। हमें जब पता लगा तो हमने अपने सोर्स से पता किया कि ये क्या मामला है। वो कहते हैं कि इसको ना बुराई की ताकतों का देवता अब समझा जा रहा है। तो जो कैदी उस तरह के ना वो अब इसके वहां आके मन्नतें मांग रहे हैं। तो फिर हमने आला हुकाम को बताया, तो उन्होंने वो ईंटों वाला वो सारा वो मिलिया मेट किया, उसकी कब्र का वो निशान खत्म किया और उसके बाद कैदियों को उस तरफ जाने से भी हटा दिया गया। तो ये था जावेद इकबाल की आज कहानी, जो हमारी तहकीकात के दौरान हमारे सामने आई। आज हमने आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड के साथ सुनाई। तो हम अगली किसी किस्त में किसी और क्राइम स्टोरी के साथ, सच्ची कहानी के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेजबान इजाजत में बट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।